नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए चयनित युवाओं से ऑनलाइन संवाद किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों और खासकर चयनित युवाओं को बसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि आप उस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी को भी सहज की ही अपना लेने वाली पीढ़ी है। इसलिए आप हमारी ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को भी सरलता से अपना लें। सीएम ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि साल 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और साथ ही वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के साल 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए हम अपने देश और प्रदेश की जो सेवा करने का काम हमारे जिम्मे है उस पर आगे बढ़ें। और मुझे विश्वास है कि आज हरियाणा दूसरे प्रदेशों में बहुत आगे है और इसको और आगे ले जाने के लिए एक संकल्प करना चाहिए कि जो काम हमारे जिम्मे लगा है उसको हम लगन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, किसी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हम करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इन कामों के लिए और ट्रेनिंग लेना, हमारा प्रशिक्षण हो, इस प्रशिक्षण को लेकर के भी आगे बढ़ें। पहले से जो कर्मचारी चल रहे हैं उन कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण के नाते से हमने एक नया अभियान चलाया है, वो है कर्मयोगी मिशन। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को कर्मचारी न रखें बल्कि उनको कर्मयोगी बनाएं। योग यानी अपना मन उसको उसकी सारी शक्तियां संजो करके और प्रदेश और देश की जनता की सेवा में हम लगाएं ताकि हम किसी प्रकार से कोई कमी ना रहने दें। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखना है कि कल्चर, जो काम करने का कल्चर है, पहले के कल्चर में और आज जो आप नए आए हैं दोनों में एक अंतर मिलेगा। हम बहुत यानी मन में एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं किसी गलत प्रकार का जो कल्चर हमको कहीं मिलता है काम करने का, उसको ठीक करने का संकल्प लेना है, ना कि उसके अंदर जाकर के स्वयं सहभागी होना है। मुझे एक कहानी बार बार मैं सुनाता हूं अपने सभी कर्मचारी भाइयों को, मैं आपको भी सुनाता हूं। जैसे हम सब हरियाणा के लोग हैं, हम जानते हैं कि किसान जब भैंस पालता है, रखता है, तो किसान यानी भैंस को कभी कभी अफारा हो जाता है, अर्थात पेट में गैस भरती है तो अफारा होता है और भैंस की जान को भी खतरा हो जाता है। एक किसान की भैंस को अफारा हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, जाकर के कहने लगा कि भैंस को अफारा है, इसलिए मुझे कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर ने एक मोटी गोली दे दी और कहा कि जाओ उसको खिला दो। अब डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, डॉक्टर के यहां से गोली लेकर किसान घर में पहुंचता है और गोली के लिए खिलाने के लिए डॉक्टर से पूछा था कि भी कैसे खिलाऊंगा। डॉक्टर ने उसको तरीका बताया था कि एक नाल ले लेना, चाहे लोहे की हो बांस की हो, भैंस के मुंह में डालना और ऊपर से गोली डाल करके जोर से फूंक मार देना। अब इसने जाकर के नाल भैंस के मुंह में रखी, ऊपर से गोली डाली और दूसरी साइड से जोर से फूंक मारने लगा। किसान पहले फूंक मारता, इससे पहले ही भैंस ने उल्टा फूंक मार दी। जो गोली भैंस के पेट में जानी चाहिए थी वो किसान के पेट में चली गई। यानी भैंस तो ठीक नहीं हुई, लेकिन वो दवाई के कारण से उस किसान को दस्त लग गए और फिर भागा फिरता रहा। मेरा कहने का भाव है कि जो चीज हम जाकर के अच्छे संकल्प के साथ अच्छा काम करने के लिए लोगों में जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अच्छे संकल्प को वो अपने बुरे संकल्प का जो काम है उसको हमारे अंदर डाल दें। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हम इस सावधानी से आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज में एक अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस प्रदेश को एक शिखर तक पहुंचाने के लिए हम अपना पूरे का पूरा जो ताकत है वो लगा देंगे। और जो जैसा कहा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कहा जाता है, हरियाणा ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम सतत जो विकास लक्ष्य हैं इसको पूरा करेंगे। 2030 में हरियाणा का संकल्प है कि हम एक अच्छे विकसित प्रदेश के नाते आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज विकसित भारत की बात करते हैं, हम संकल्प लें कि हम विकसित हरियाणा की बात करेंगे। विकसित भारत, विकसित हरियाणा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर के प्रदेश की हमारी सहायता करने के लिए आज भी जो युवा हैं आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो कोचिंग सेंटर्स बहुत बन गए हैं जो हमारी योग्यता को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। कभी कोचिंग सेंटर्स खाली हो गए थे, आज पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हमारे जो लाइब्रेरीज हैं, चाहे सरकारी हैं अथवा प्राइवेट हैं, वहां भी बच्चे तैयारी करने के लिए खूब जाकर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की वो प्राप्ति करते हैं। मैं तो जब कभी गांव में जाता था तो गांव में
हमारे अपने ही गांव के बच्चे कहते थे कि हमको नौकरी दिलवाओ, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं कहता था कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। संयोग ऐसा हुआ कि जिस मकान में मेरा ऐसा सौभाग्य मुझे कि माता पिता के साथ जब मैं वहां रहता था गांव के अंदर, तो एक छोटे कमरे में पढ़ाई करता था। उस मकान में आज वो खाली था और उस छोटा जो कमरा था, मैंने देख करके मुझे मन में भावना आई कि आखिर मेरी पढ़ाई जब इस छोटे से कमरे में हो सकती है, तो इस घर का उपयोग गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको मेरिट प्राप्त करने के लिए अगर सहयोगी हो सके तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैंने अपना वो मकान, भले छोटा मकान है, लेकिन गांव के बच्चे वहां बैठ करके तैयारी करें, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए और फिर गांव के बच्चे शिकायत नहीं करेंगे कि हमको नौकरी नहीं मिली। मेरिट के आधार पर नौकरी लेने के लिए आगे आए और उसमें यदि मैं कुछ सहयोगी गांव का हो सकता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना जो घर है वो उस गांव को सुपुर्द कर दिया वहां लाइब्रेरी बनाने के लिए। मेरा कहने का भाव यह है कि इस काम में हम सब सहयोगी बने और सहयोगी बनने के साथ हमारे जो साथ और आगे आने वाले लोग हैं, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी में आए, ग्रुप सी में आए और पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ें, ग्रुप बी में जाएं, ग्रुप ए में जाएं और आगे बढ़ें, सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस है, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसमें भी पढ़ाई करके आगे जाएं। आपको ये तो पता होगा ही, कोई एक समय था, एक बार कहीं नौकरी लग गए तो आगे बढ़ने के लिए सरकार से एनओसी लेना पड़ता था। हमने कहा नहीं, अगर किसी व्यक्ति को मेहनत करके आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम करे, सरकार को तो केवल अपना जो डिपार्टमेंट है उसको सूचित करना है कि मैं आगे पढ़ाई करके और अपनी अगली सर्विस में जाना चाहता हूं, इसके ज्यादा कुछ काम नहीं करना। आखिर हम आपके भविष्य में आगे बढ़ने में बाधा क्यों बने। इस प्रावधान को भी हमने खत्म किया। मित्रों, आपसे अपेक्षा है कि जैसा एक सुशासन का एक अब क्रम चला है देश में कि अच्छा शासन कैसे दिया जाए, और सुशासन देने में हम तो केवल सोच सकते हैं, नीति बना सकते हैं। आखिर तो जनता के साथ संबंध सब कर्मचारियों का आता है, सब अधिकारियों का आता है। और अगर हम सब ठान लें कि हम जैसे सुशासन के उस फलस्वरूप हमारी नौकरी बिना पर्ची खर्ची लगी है, तो हमें भी सुशासन के नाते जनता की सेवा करनी है। और जनता की सेवा करने के नाते से जो गलत प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को समाप्त करना, ये किस प्रकार से हम आगे कर सकते हैं, करना चाहिए। सरकारी नौकरी, ये भी हम जानते हैं कि संख्या में बहुत कम होती है। आखिर तो रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य अवसर, उसमें चाहे प्राइवेट नौकरी मिलती हो, उस ओर आगे बढ़ाने के लिए भी हमको लोगों का सहयोग करना चाहिए। यहां तक हमने पिछले सालों में देखा कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, नौजवान अपनी नौकरी के लिए या काम करने के लिए, और फिर कई बार तो जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कबूतरबाजी, जालसाज लाखों रुपया उन परिवारों से ऐंठ लेते हैं और उसके बाद विदेश भेजते हैं। बाद में वो बच्चे ऐसे फंसते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कैसे फंस गए। इस समस्या को दूर करने के लिए भी हमारा जो विदेश सहयोग विभाग है, उन्होंने व्यवस्था चलाई और अन्य देशों में भी जाकर के नौकरी करने के लिए एक व्यवस्थाएं बनाई हैं और इसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। विकसित भारत विकसित हरियाणा संकल्प रैली के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 22वें एम्स का शिलान्यास करा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आपको पता चले कि सीएम मनोहर लाल रैली स्थल का जायजा और अधिकारियों की मीटिंग लेने रेवाड़ी के भालकी माजरा भी पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे के इस कार्यक्रम के बाद में सीएम का काफिला वहां के लिए रवाना हो गया, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के कारण सीएम मीडिया से रूबरू नहीं हो सके। आपको बताते चले कि तमाम अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम 22वें एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें एम्स मिल रहा, क्योंकि सभी को दिल्ली जाना पड़ता था। विज ने यह भी कहा कि सारे हरियाणा में विधानसभा स्तर तक ये कार्यक्रम लाइव भी दिखाया जाएगा। साथ ही आपको पता चले कि अबू धाबी में भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसको लेकर खुश होते हुए विज ने कहा कि ये इतिहास लिखा गया है। एक मुस्लिम देश में जो कि लोगों की धारणाएं भी थी कि उन लोगों की
धारणाओं के विरुद्ध जाकर वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज मैं फिर कहता हूं कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि उन्हें पुलिस पकड़कर जबरदस्ती लेकर जाए, उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। और आपने देखा जितने भी वो कार्यक्रम करते हैं वो टीआरपी को देखकर करते हैं कि टीआरपी किस काम में ज्यादा आएगी, वही काम करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनको पकड़ के जबरदस्ती लेके जाएं और सारे वो फोटो सीन हो सब जगह पे चलें, ऐसा वो चाहते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें एम्स मिल रहा है। पहले केवल दिल्ली में एम्स था, सारे हिंदुस्तान के लोगों को वहां जाना पड़ता था। अब हर प्रदेश में मोदी जी एम्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो रेवाड़ी में खुलने जा रहा है, ये 28वां एम्स है। इससे हमारे प्रदेश की जनता को जो सीरियस बीमारियां हैं उसके इलाज में बहुत फायदा मिलेगा। नहीं, सारे हरियाणा में विधानसभा स्तर पर लाइव दिखाया जाएगा मोदी जी का कार्यक्रम। तो वहीं हरियाणा में करप्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अलावा मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम लगातार प्रयासरत है, लेकिन अधिकारी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सीएम ने उड़नदस्ते की टीम ने, आपको बता दें कि यमुनानगर पीडब्ल्यूडी दफ्तर में निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ विनोद शर्मा उपस्थित नहीं थे। इसके साथ ही ठेकेदार ने उन पर संगीन आरोप भी लगाए। ठेकेदार का भी कहना है कि वो बिल पास करने के लिए पैसे मांगते हैं, जिसको लेकर ठेकेदार ने मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के अधिकारियों को भी दी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कर्मचारियों को चेक किया गया। कर्मचारियों में एसडीओ को छोड़कर सभी हाजिर पाए गए। 2 जेई मौके पर साइट पर गए, जिनकी लोकेशन चेक की गई। चेक करने पर वो मौके पर ठीक ड्यूटी पर पाए गए। जो एसडीओ वगैरह जो थे वो मौका पर हाजिर नहीं मिले। उसके बाद उसी समय एक मांगेराम ठेकेदार मौका पर आया, जिसने बताया कि मेरा 1 साल से मेरा पेंडिंग बिल है, जो बिलों के ऊपर साइन हो गया लेकिन एमबी के ऊपर साइन नहीं करे। जब तक सुविधा शुल्क नहीं मिलेगा तब तक साइन नहीं होते इनके ऊपर। जब सुविधा शुल्क मिल जाता है और साइन हो जाता है। पहले भी उसने बताया कि मैंने पहले भी 20,000 रुपये 7 लाख की रकम अपना बरामद करने में दिए थे। मांगेराम कोई कंप्लेंट, पहली बात तो हमारे पास कंप्लेंट नहीं लगी पड़ी। दूसरी बात, हमारे ये मैकेनिकल विंग का जो एसडीओ ऑफिस है उसका ये एस्टीमेट था और उस एस्टीमेट में इसने काम पूरा किया नहीं। और हम इसको लगातार यही कहते रहे, बार बार ये बस बातें बना करके निकल जाता है जी, मैं अभी कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा, 20 दिन में कर दूंगा। काम इसने किया नहीं। मैंने अपने जेई को भी लेटर लिखा, फाइनली उसकी कॉपी मैंने सीएम फ्लाई को भी दे दी है कि भाई ये जो जितना भी काम इसने किया इसको समाप्त कर दिया जाए, खत्म करे उसको, और इसकी कोई बिजी वगैरह बनती तो वो फॉरफिट कर दी जाए। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के गांव चढ़ूनी में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भागीदारी करने और ना करने पर विचार विमर्श किया गया। और इस बैठक में प्रदेश भर से चढ़ूनी ग्रुप के किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है, जिनमें से कुछ लोगों का कहना था कि किसानों के इस आंदोलन में चढ़ूनी ग्रुप भी साथ दे, तो वहीं अन्य ने भी आंदोलन में शामिल ना होने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़ूनी ने भी कहा कि 2 घंटे चली बैठक में सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि वे किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े रहेंगे। चढ़ूनी ने यह भी बताया कि 16 फरवरी को प्रदेश के टोल प्लाजा 4 घंटे के लिए बंद रहेंगे। वहीं 17 फरवरी को सभी तहसील में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। आज बैठक हुई है, हमारे पूरा संगठन के सभी पदाधिकारी छोटे से बड़े तक उसमें शामिल थे और आज 3 फैसले लिए गए हैं।
एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी सेक्टर है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहां से कहां तक जाना है। तो वहीं पलवल किसान आंदोलन के चलते पलवल बस डिपो से चंडीगढ़ जाने वाली 9 रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। वहीं समाज सेवी खेमराज डागर की माने तो पलवल से चंडीगढ़ जाने वाले बसों के बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी 8 बसें चलती हैं पलवल से चंडीगढ़ के लिए। एक बस वहीं से चंडीगढ़ चलती है, एक हसनपुर से चंडीगढ़ चलती है, 6 बस पलवल से चंडीगढ़ चलती है और एक बस लगभग पलवल से यमुनानगर है। 9 बसें हैं हमारी जो किसान आंदोलन के कारण रुकी हुई है। लगभग 2.5-3 लाख रुपए रोजाना का नुकसान है। देखो, जब तक आंदोलन चलेगा जब तक तो गाड़ी जा ही नहीं रही, ये तो जब खुल जाएगा तो गाड़ी तुरंत चल जाएंगी। किसानों की जो मांग है वो पूरी करनी चाहिए, करनी पड़ेंगी। ये तो करवा लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे। किसान कोई हल्की चीज नहीं है, रीढ़ की हड्डी है इस देश की, तो करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। यात्री परेशान स्वाभाविक है, बहुत आदमी चंडीगढ़ जाता है और इसलिए बस तो चलनी चाहिए, बस बहुत जरूरी है। तो अब क्यों बंद कर रखी है इन लोगों ने, क्या मकसद है इनका, क्या इनकी अपनी दादागिरी है? तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है, बस चलनी चाहिए। तो वहीं किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए समय समय पर रूट डायवर्जन के बारे में जानकारी भी शेयर की जा रही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आमजन अपनी यात्रा को सुविधाजनक बना सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकुला, बरवाला, बराड़ा और लाडवा पिपली के रास्ते अथवा पंचकुला, बरवाला, यमुनानगर, लाडवा और साथ ही इंद्री करनाल होते हुए सोनीपत के एमपी मार्ग से गुरुग्राम होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। के चलते पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान्स तैयार किए हैं, जो समय समय पर आप सभी के साथ शेयर की गई हैं। आप सभी से अपील है कि अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार ही करें। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकुला के रास्ते से लाडवा, इंद्री होते हुए करनाल पहुंचें और फिर पानीपत, सोनीपत, केएमपी हाईवे लेकर के गुड़गांव होते हुए दिल्ली जाएं। इसी प्रकार दिल्ली की ओर से आने वाले यात्री करनाल से इंद्री, लाडवा और यमुनानगर हाईवे लेकर के पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ पहुंचें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपना नामांकन भर दिया है। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। बीते दिनों बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है कि जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम किया है। सुभाष बराला जी एक किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार के बेटे को आज राज्यसभा के अंदर पार्टी ने नॉमिनेट किया है। आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी, जो किसान मोर्चा के नाते भी किसानों की आवाज को लगातार बुलंद करते रहे हैं,
पार्टी को मजबूत करते हुए लंबे समय तक जिन्होंने कार्य किया है और विधानसभा के माननीय सदस्य भी सुभाष बराला जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश का लगातार नेतृत्व कर रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जुझारू साथी सांसद नायब सैनी जी और तमाम पार्टी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता के ऊपर ये विश्वास किया और मुझे हरियाणा प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में भेजने का मौका प्रदान किया। अखिल भारतीय किसान सभा झज्जर की ओर से आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 16 फरवरी को भारत बंद में चढ़-बढ़कर भाग लेने का फैसला लिया गया है। किसान सभा की बैठक में सरकार पर हठधर्मी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। जिस आश्वासन के तहत किसानों को 2 साल बैठे धरने से उठाया गया था, उसे पूरा नहीं किया जा रहा। अब किसानों की भी मजबूरी है कि वे अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। आपको बताते चले कि किसानों को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सभी किसान जन उपस्थित रहे। तो वहीं 16 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। तानाशाही सरकार आई है, उस दिन से हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। आज किसान को फिर दोबारा क्यों लौटना पड़ा, दिल्ली के लिए जाना पड़ रहा है, वो इनकी वादा खिलाफी। जो इन्होंने आंदोलन चला था पिछली बार, उसमें इन्होंने कहा था हम एमएसपी की गारंटी देंगे और आपकी जो और मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, आप आंदोलन को स्थगित करके अपने घर चले जाएं। किसान नेताओं ने, हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने सब ने ये मांगे मान ली थी, चलो भाई अपने घर की ओर कूच करते हैं और सरकार हमारी मान लेगी। बड़े बड़े मंत्री संतरी जो वहाँ थे तो उन्होंने झूठ बोल के किसान नेताओं को वहाँ से बरगला के उठा दिया। तो 2 साल इनका इंतजार करने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट वाइज धरना प्रदर्शन किया, लेकिन ये नहीं माने। तो आज ये जो आज किसान आंदोलन चला हुआ है, ये जो सरकार ने वादे करे थे 2022 में, जब किसानों ने स्थगित कराया था आंदोलन, वापस आए थे, तो ये सभी मांगे मानी थी कि हम कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में एमएसपी की गारंटी देंगे, लखीमपुर की जो किसान हैं उनको न्याय दिलाएंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे। बिजली बिल 2022 जो है वो बहुत खतरनाक है, और जो विधेयक अभी पेंडिंग है वहां पे दिल्ली में, लोकसभा में नहीं ले आए हैं अभी, उसको भी हम वापस लेंगे। लेकिन पूरे के पूरे वायदे करके जो कमेटी बनाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।